जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कहेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? So hello everyone, and today we are going to start some introduction regarding the specific relief act. आज हम लोग समझेंगे कि specific relief act है क्या, ये क्यों आया है, और इससे कोर्ट्स को और जितने भी सिविल सूट्स जो पहले सीपीसी में फाइल होते थे, जो पेंडिंग थे, उनको कितने एक्सटेंड तक हेल्प मिली है. लेट्स अंडरस्टैंड. देखिए, ये जो स्पेसिफिक रिलीफ है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आपका 1 मार्च में है, 1 मार्च 1964. ये तो सबको पता है, इसमें ऐसा कुछ टेक्निकल भी नहीं है. बात समझने की है कि व्हाट डज दिस मीन, दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. इसका मतलब क्या है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का? तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे सिर्फ रिलीफ वही चाहिए जो मैं आपसे मांग रहा हूं. That means I require that same relief which I am obtaining, which I am seeking from the court, जिसको हम लोग बोलते हैं relief in specie. रिलीफ इन स्पीशी. स्पीशी का मतलब वही है कि आपको स्पेसिफिकली वही चीज चाहिए कोर्ट से जो आप मांग रहे हो. फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको. नाउ सपोज ए एंड बी हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट. ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कोई भी प्रोडक्ट सेल और परचेज करने के लिए. सपोज दीज आर दी बुक्स. 100 बुक्स को सेल और परचेज करने के लिए 100 बुक्स. ए कौन है? सेलर है. और बी कौन है? परचेजर है. परचेजर. ए कौन है? सेलर है. बी कौन है? परचेजर है. अच्छा, इस केस में क्या हुआ? सेलर ने परचेजर से ये बोला था कि मैं आपको 1 महीने के अंदर अंदर, जो मेरा आपसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपको बुक्स डिलीवर करूंगा विद इन 1 मंथ. विद इन 1 मंथ. विद इन 1 मंथ में मैं आपको क्या कर दूंगा? बुक्स डिलीवर करूंगा. मतलब कि अगर हम लोग मान के चलें 10th मई तक आपको बुक्स डिलीवर हो जाएंगी. अगर 10th अप्रैल से काउंट करोगे तो 1 महीना. भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया. सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल चीज है. अब क्या हुआ? जब 10th में आया तो ए क्या कर गया? ए फेल कर गया. फेल नहीं करी डिलीवर. अच्छा, जब उसने डिलीवर नहीं करी तो ए कोर्ट से ही कह रहा है, क्योंकि बी ने सूट फाइल करा कि सर मुझे आप बुक डिलीवर कराइए. ए कह रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा डिलीवर, तो क्या मैं आपको कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूं. आई एम रेडी एंड विलिंग टू गिव यू कॉम्पनसेशन. कौन बात कर रहा है? ए बात कर रहा है इस चीज की. अच्छा, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो कॉन्ट्रैक्ट में तो मेंशन है ही 73-74 में कि अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पा रहा है तो भाई एक पार्टी दूसरी पार्टी को कॉम्पनसेशन दे देगी. बहुत सिंपल फॉर्म में. लेकिन अब एसआरए क्यों आया? अब इसका रीजन यहां पे आता है. ये पार्टी ये कह रही है सर मुझे कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए. I do not require any compensation from Mr. A. मुझे तो सिर्फ 100 बुक्स ही चाहिए. That means relief in specie. मुझे जिस चीज के रिगार्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मुझे वही चाहिए. I only require that. मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे. एसआरए सिंपली इतनी बात करता है, भाई कॉम्पनसेशन चाहिए ना या नहीं चाहिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. मुझे आपको रिलीफ इन स्पीशी देना है. मुझे आपको वही चीज देनी है जिसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था. इसको कहते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. अब अगर आप इसमें कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे तो सिर्फ कॉम्पनसेशन मिलेगा आपको. बी क्या कह रहा है? सर मुझे एसआरए में आना है, जिस वजह से अब मुझे वही 100 बुक्स चाहिए. अब क्या हुआ? इसने बोला कि सर, कोर्ट से ए ने कि सर अभी तो मेरे पास नहीं है 100 बुक्स. दो मैंने बोला था, मैंने इनको प्रॉमिस किया था, लेकिन अभी मेरे पास 100 बुक्स नहीं है आपको इनको देने के लिए. कोर्ट ने क्या बोला कि आप 1 महीने का टाइम और ले लो. डेट मींस अब आप इनको 100 बुक्स अप्लाई कर देना. कब तक? 10th जून तक 2025. सप्लाई दीज 100 बुक्स टिल 10th जून 2025. 10 जून 2025 तक आप इनको सप्लाई कर देना. अब ये भी बात समझ में आ गई कि भाई 10 जून 2025 तक इनको सप्लाई करना है. बात यहां पे आ रही है कि अब 1 महीना वेस्ट हो रहा है ना, किसका? बी का.
एक महीना भी तो वेस्ट हो रहा है। पहले क्या टाइम हुआ था कि भाई 10th मई तक करना है, अब 10 जून चले गई डेट। तो देखो रिलीफ इन स्पीशी तो मिल रही है, बुक्स तो इसको मिल रही है कितनी 100, लेकिन एक महीना लेट मिल रही है। अब he is getting the books but he is getting the books with a delay of almost 1 month। तो इसमें सिंपली एसआरए ये कहता है कि भाई मैं आपको रिलीफ इन स्पीशी तो दे रहा हूं, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं आपको कॉम्पनसेशन दिलवाने से रोक रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि अगर स्पेसिफिक रिलीफ में रिलीफ इन स्पीशी आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर स्पेसिफिक रिलीफ आ गया तो कॉम्पनसेशन कोर्ट नहीं दिलाएगा। कॉम्पनसेशन भी दिला सकता है। अगर एसआरए में स्पेसिफिक रिलीफ मिला है तो कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कॉम्पनसेशन दे दिया तो स्पेसिफिक रिलीफ मना हो जाएगा। नहीं, अगर आपने स्पेसिफिक रिलीफ मांगा है ना, बिल्कुल मांगो और साथ ही साथ कॉम्पनसेशन भी मांगो। और ये पार्टी जो फेल करी थी ये नहीं कह सकती कि अब तो मैंने आपको कॉम्पनसेशन दे दिया, अब क्यों रिलीफ मांग रहे हो स्पेसिफिकली। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ का पर्पस ही वो है क्या, आपको रिलीफ इन स्पीशी दिलाना, रिलीफ इन स्पीशी दिलाना। और रिलीफ इन स्पीशी क्या होता है? रिलीफ इन स्पीशी होता है भाई जो चीज पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वही चीज आपको मिलेगी, वही चीज आपको मिलेगी। इतनी बात है बस। तो एक तो ये चीज क्लियर हो गया कि भाई आपको 100 बुक्स ही मिलेंगी क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट उसी के रिगार्डिंग हुआ है। और कॉम्पनसेशन लेना है वो आपका साथ के साथ मांग सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ कॉम्पनसेशन मिले एसआरए में रिलीफ ना ही मिले। अगर एसआरए में आए तो रिलीफ वही मिलेगा जो चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये बात तो क्लियर हो गई हमारी। अब ये जो एसआरए है ये कितने फॉर्म्स के रिलीफ के बारे में बात करता है, इसकी बात करते हैं। देखिए ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये कितने रिलीफ्स की बारे में बात करता है इसको देखेंगे। देखिए ध्यान से, ये बात करता है आपके 7 फॉर्म ऑफ रिलीफ, 7 तरीके के रिलीफ देता है आपको ये, जो कोई और नहीं देता है। देखिए फर्स्ट रिलीफ, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। फर्स्ट, सेकंड, और इसमें ही अगर स्पेसिफिक मूवेबल के साथ साथ हम लोग इमूवेबल भी आता है तो दैट मीन रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों आती हैं इसमें पहले रिलीफ में। चाहे मूवेबल ले लो चाहे इमूवेबल ले लो, दोनों आती हैं सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 8 तक, 5, 6, 7, 8 में। ये तो हो गया पहला रिलीफ। सेकेंड रिलीफ, जो सेकेंड रिलीफ है वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड, ये दूसरा रिलीफ है। थर्ड रिलीफ, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करें तो सेक्शन 9 से अराउंड 24 ये बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। फिर बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 26। फोर्थ रिलीफ, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 27 से 29। 27 से 29 आपकी बात करता है रेसिशन की, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी बात करता है फिफ्थ क्या बात करता है? कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन 31 to 33, ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ रिलीफ है। सिक्स्थ, डेक्लेरेटरी डिक्री,
सेक्शन 34, 35। Declaratory decree, seventh and last, injunctions, सेक्शन 36 to 41। ये आपका 7 फॉर्म ऑफ रिलीफ की बात करता है सारे। कौन कौन से हम लोगों ने रिलीफ देखे? फर्स्ट इज रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जिसमें मूवेबल इमूवेबल दोनों आ रही है, पहली चीज। दूसरा रिलीफ क्या बात कर रहा है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड क्या बात कर रहा है? रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फोर्थ रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिफ्थ कैंसिलेशन। सिक्स्थ डिक्लेरेशन। एंड सेवेंथ बात करता है आपका इंजंक्शंस। ये 7 फॉर्म ऑफ रिलीफ देता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और ये रिलीफ ऐसा है जहां पर कोर्ट को अर्ली क्विक रिलीफ देना पड़ता है, जिस वजह से एसआरए जो है वो फोर्स में आया था। अब अगर अमंग्स दीज 7 रिलीफ, अगर हम लोग इस वाले फर्स्ट रिलीफ की बात करें, इफ विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रिलीफ फॉर सम कपल ऑफ मिनट्स, देन ये होता क्या है इसको समझिए प्लीज। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जिसमें मूवेबल इमूवेबल दोनों आते हैं। तो पहले बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी के लिए 2 सेक्शन बात करते हैं, सेक्शन 5 एंड 6। सेक्शन 5 एंड 6, और सेक्शन 5 एंड 6 में डिफरेंस क्या है उसको समझिए। सेक्शन 5 सिंपली इतनी बात करता है कि भाई अगर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर आपका एंटाइटलमेंट है, तो अब ये एंटाइटलमेंट क्या होता है इसको समझिए। प्लेन क्या बात करता है? इफ एनी पर्सन हु हैव एंटाइटलमेंट over any property, that means immovable property, immovable property, तो उस केस में क्या है भाई, और किसी ने उसको उस एंटाइटलमेंट से डिप्राइव करा हुआ है, तो क्या है, आप क्या ले सकते हो? सीपीसी की हेल्प ले सकते हो, सीपीसी की। तो अब इस केस में अगर आपके पास एंटाइटलमेंट है, एंटाइटलमेंट 2 पार्ट में डिवाइड होता है हमेशा, एक में नहीं। आपने देखो एंटाइटलमेंट, आप हमेशा ये मत समझना कि सिर्फ टाइटल की बात होती है, नहीं, ये गलत परसेप्शन है। कभी भी एंटाइटलमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो पर्सन उस प्रॉपर्टी का ओनर है, उस पर्सन का उस प्रॉपर्टी पे टाइटल है, नहीं। एंटाइटलमेंट इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड होगा एंटाइटलमेंट। देखना इसको, एंटाइटलमेंट एक होता है पोजेशन बेस्ड ऑन टाइटल, जिसको आप वही कहते हो ओनर के, भाई ये पर्सन इस प्रॉपर्टी का ओनर है, इस पर्सन के पास इस प्रॉपर्टी के कागजात हैं, ही हैज द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर पेपर्स ओवर दिस प्रॉपर्टी। तो क्या हम लोग इसमें बात करेंगे? द पर्सन पोजेशन बेस्ड ऑन टाइटल, पोजेशन बेस्ड ऑन टाइटल, टाइटल की वजह से उसका पोजेशन है। दूसरा, पोजेशन बेस्ड ऑन राइट अदर देन टाइटल। कहने का मतलब है, एक तो वो है कि भाई अगर किसी प्रॉपर्टी का कोई ओनर है, उसको उस प्रॉपर्टी से किसी ने रिमूव कर दिया, तो भाई क्या है, उसके पास प्रॉपर प्रूफ है कि मेरे पास इस प्रॉपर्टी कागजात है, तो भाई आप क्या चले जाओ, सेक्शन 5 बात कर रहा है कि आप सीपीसी में चले जाओ, आपको प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन मिल जाएगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी आपकी ही है। ये बात हो गई। यहां पर ये बात कर रहा है कि किस केसेस में भी आपके पास उस प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं हैं, तब भी आपका उस प्रॉपर्टी पे राइट है, एंटाइटलमेंट है। किस बेसिस पे? आपने एक वर्ड सुना होगा जरूर जिसका नाम होता है एडवर्स पोजेशन। एडवर्स
एडवर्स पोजेशन। इस एडवर्स पोजेशन का मतलब क्या होता है इसको समझना। एडवर्स पोजेशन का मतलब है आप किसी पर्सन की प्रॉपर्टी पर, आपकी नहीं हो, किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी पर आप 12 साल या उससे ज्यादा रह रहे हो विदाउट इंटरप्शन, पीसफुली, और जिस पर्सन की प्रॉपर्टी पर रह रहे हो ना उसको इस बात की नॉलेज है दैट यू आर रिसाइडिंग ओवर दैट प्रॉपर्टी। आप उस प्रॉपर्टी पे रह रहे हो, उसको ये पता है जिसकी वो प्रॉपर्टी है, पहली चीज। फिर भी वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, डेट मीन्स आप पीसफुली उस प्रॉपर्टी पे रह रहे हो। एंड लास्ट क्या है, कंटिन्यूअसली रह रहे हो 12 साल से। तो क्या बन जाता है आपका उस प्रॉपर्टी के ऊपर पजेसरी टाइटल बन जाता है। पजेसरी टाइटल यहां पे क्या है, ओनरशिप टाइटल। ओनरशिप टाइटल बन जाता है यहां पर आपका। वहां पे क्या बन रहा है, पजेसरी टाइटल। तो इन दोनों के बेसिस पे आप क्या हो, यू आर एंटाइटल्ड। अब सेक्शन 5 सिंपली इतनी बात करता है भाई अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी का आपके पास एंटाइटलमेंट है, या तो ओनरशिप टाइटल या पजेसरी टाइटल, तो आप उस प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते हो, आप सीपीसी में जा सकते हो। सेक्शन 5 डिक्लेयर कर रहा है सिंपली। सेक्शन 5 कोई आपको रिलीफ नहीं दे रहा है, सेक्शन 5 सिर्फ आपको डायरेक्ट कर रहा है कि आप इस केस में सीपीसी की हेल्प लो। सेक्शन आपको एसआरए हेल्प कहां कर रहा है, सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 क्या कहता है ये देखिए, सेक्शन 6 सिंपली कह रहा है कि अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी से किसी ने अनलॉफुली डिस्पोजेस कर दिया विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, तब आप सेक्शन 6 में उस प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सकते हो। समझना इस चीज को। एनी पर्सन dispossessed from his property, first point, forcefully, second, third, otherwise than in due course of law। आपको आपकी प्रॉपर्टी से किसी ने डिस्पोजेस कर दिया है फोर्सफुली, विदाउट लॉ का कंप्लायंस करे हुए, तो आप वो प्रॉपर्टी पे वापस पे पोजेशन में आ सकते हो सेक्शन 6 की हेल्प लेकर। उस केस में आप ओनर भी हो सकते हो। ओनर को भी अगर किसी थर्ड पर्सन ने डिस्पोजेस कर दिया है उस ओनर की प्रॉपर्टी से, तो वो ओनर क्या बनेगा, उसके बाद 2 रेमेडी बचेंगी। एक तो सेक्शन 5 वाली कि भाई जहां पे वो ये प्रूफ करा ले कोर्ट से कि सर ये प्रॉपर्टी मेरी ही है, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी एंड आई एम द सोल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सेकेंड थिंग, भाई उसका क्या, जो आपको पता है कि आप ये जो जितने भी टाइटल के जितने भी सूट्स होते हैं इसमें बहुत टाइम लगता है डिसाइड करने में। तो उस टाइम पीरियड का क्या, जितने टाइम उसको डिस्पोजेस कर दिया उसके लिए भी तो अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं रहने के लिए। तो इस केस में क्या होगा, सेक्शन 6 का एक और सूट डालेगा वो कि सर जब तक मेरा टाइटल ना डिसाइड हो तब तक मुझे पोजेशन दे दिया जाए मेरी प्रॉपर्टी का। क्यों? क्योंकि सेक्शन 6 में बात कर रहा है कि भाई अगर किसी प्रॉपर्टी पर जिसके ऊपर आपका राइट है रहने का, किसी पर्सन ने उस प्रॉपर्टी से आपको फोर्सफुली, अनलॉफुली, विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ क्या कर दिया है, डिस्पोजेस कर दिया है, तब कोर्ट ये नहीं देखेगा आपका उस प्रॉपर्टी पर टाइटल था नहीं था, बस कोर्ट ये देखेगा आप उस प्रॉपर्टी पे लॉफुली रहने चाहिए। आप उसका टेनेंट भी हो सकते हो, आप उसके लाइसेंसी भी हो सकते हो, आप उसके कुछ भी हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि सेक्शन 6 भी आपका उसी पे अप्लाई करेगा जिसके पास टाइटल है, ओनर पे नहीं। आप टेनेंट भी हो सकते हो। अगर टेनेंट को लैंडलॉर्ड ने फोर्सफुली निकाल दिया विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, उसमें भी वो सेक्शन 6 में क्या बोलेगा कि सर मुझे इसका पोजेशन वापस चाहिए, मुझे इसका पोजेशन वापस चाहिए, मुझे इसका पोजेशन वापस चाहिए। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको इतनी बात समझनी पड़ेगी कि सेक्शन 5 सिंपली ओनर की बात करता है या फिर पोजेसरी टाइटल की बात करता है, एडवर्स पोजेशन।
सेक्शन 6 सिंपली 3 बातें करता है। सेक्शन 6 कह रहा है मुझे ओनर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे एडवर्स पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि उस प्रॉपर्टी पर जिसको निकाला गया है उस प्रॉपर्टी पर वो लॉफुली रह रहा था या नहीं रह रहा था। पहली चीज, अगर लॉफुली रह रहा था तो सेकंड चीज मैं क्या देखूंगा कि उस प्रॉपर्टी पे उसको फोर्सफुली निकाला गया है या नहीं निकाला गया है। सेकंड चीज। थर्ड पॉइंट में क्या देखेगा वो, अगर उसको फोर्सफुली निकाला गया है तो ऑब्वियसली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं फॉलो किया गया है ना। अगर फॉर एग्जांपल चलो ठीक है टेनेंट का लीज पीरियड एक्सपायर हो गया तो आप उसको तब भी फोर्सफुली नहीं निकाल सकते, आपको नोटिस देना पड़ेगा। तो अगर आपने टेनेंट को भी फोर्सफुली निकाल दिया ना, इवन दो हिज लीज पीरियड वाज एक्सपायर्ड, ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम पोजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 सिंपली एक रेमेडी दे देता है कि कोई भी मैं इनजस्टिस नहीं होने दूंगा किसी भी पर्सन के साथ जिसको फोर्सफुली उसकी प्रॉपर्टी से निकाला जा रहा है विदाउट फॉलोइंग ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, विदाउट फॉलोइंग ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, क्योंकि आपको लॉ फॉलो करना पड़ेगा। इवन दो आपका टर्म एक्सपायर हो गया है, इवन दो आप ओनर नहीं हो, इवन दो आपको ओनर ही निकाल रहा है उस प्रॉपर्टी से, तब भी आपको लॉ का कंप्लायंस करना पड़ेगा, कंप्लायंस करना पड़ेगा लॉ का। अगर आपने लॉ का कंप्लायंस किया है तब आप सेक्शन 6 में नहीं आ सकते, अगर आए भी हो तो जो सूट है वो डिसमिस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लॉ का कंप्लायंस नहीं करा है तो अगर टेनेंट भी है, कोई भी पर्सन है, वो भी आ सकता है कि सर मुझे अनलॉफुली डिस्पोजेस कर दिया मेरी प्रॉपर्टी से, इवन दो मेरा लीज पीरियड एक्सपायर हो गया था लेकिन मुझे नोटिस नहीं दिया गया, और नोटिस दे भी दिया गया तब भी आप किसी को फोर्सफुली नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर हेल्प लेनी होती है अथॉरिटीज की डिस्पोजेस कराने के लिए। तो सेक्शन 6 इतनी बात कर रहा है बस, ये किसी भी पर्सन को अनलॉफुली किसी ने डिस्पोजेस किया है विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ फोर्सफुली, तो मैं खड़ा हूं उसके लिए मैं हेल्प करूंगा आपको सेक्शन 6 में। लेकिन सेक्शन 6 की कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे जिस केसों में आप उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने आपको डिस्पोजेस किया है आप नहीं जा सकते हो, you cannot file. What are those cases? Please understand this. Now, first case जहां पे आप उस पर्सन के अगेंस्ट नहीं जा सकते वो है in case of government. In case of government. गवर्नमेंट के केस में आप, गवर्नमेंट ने अगर आपको डिस्पोजेस कर दिया ना प्रॉपर्टी से, आप नहीं जा सकते गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सेक्शन 6 में लिखा है। तो डेट मीन्स गवर्नमेंट डिस्पोजेस कर सकती है आपको विद एनी रीजन, विद एनी रीजन। पहली चीज, पहला एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन क्या बात करता है? सेकंड एक्सेप्शन सिंपली इतनी बात कर रहा है कि भाई आपको किसी ने डिस्पोजेस किया है ना, आपको विद इन 6 मंथ्स ही उसके अगेंस्ट सूट डालना है। डेट मीन लिमिटेशन का जो टाइम है आपके पास वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ही है बस। You have to file a suit against debt person within a period of 6 months from the date of dispossession। जिस दिन आपको डिस्पोजेस कर दिया उस दिन से आपके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम है सूट फाइल करने का। डेट मीन यू हैव द लिमिटेशन पीरियड ऑफ ओनली ऑफ 6 months to file a suit before the court, and if you have not complied that limitation period then you are completely debarred from filing the suit against that person even though he have dispossessed you forcefully, unlawfully, without following due course of law। ये बात कर रहा है सेक्शन 6। ये बात करता है सेक्शन 6 कि भाई अगर किसी ने भी आपको डिस्पोजेस किया है ना, तो आपको, अगर गवर्नमेंट है तो उसके अगेंस्ट तो आप कर ही नहीं सकते, गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो आप कर ही नहीं सकते क्या, फाइल सूट। और अगर सिविलियन किसी सिंगल पर्सन या किसी भी प्राइवेट पर्सन ने भी आपको करा है डिस्पोजेस, तो उसके अगेंस्ट भी आपको 6 मंथ्स में करना ही करना है, 6 मंथ में करना ही करना है आपको सूट। ये बात कर रहा है जहां पर सेक्शन 6 की आप हेल्प ले रहे हो। और सेक्शन 5 क्या कह रहा है कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी पर आपका एंटाइटलमेंट था, आपका एंटाइटलमेंट किसी ने वॉयलेट किया है, आप जाओ सीपीसी में।
लेकिन अगर आपको डिस्पोजेस किया है, आपको विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ फॉलो किया है, फोर्सफुली करा है, तो सेक्शन 6 में आ जाओ, एसआरए आपके लिए खड़ा हुआ है। तो ओनर, अगर ओनर के साथ ये चीज हुई है तो ओनर दोनों में जा सकता है, 5 में भी और 6 में भी। 5 में किसमें कि सर डिक्लेयर करिए ये प्रॉपर्टी मेरी है, 6 में कहा कि सर इस प्रॉपर्टी से मुझे अनलॉफुली निकाला गया है। ये चीज समझने वाली क्लियर हो गई। अब देखिए, तो सेक्शन 5 एंड 6 वी हैव अंडरस्टूड सेक्शन 5 एंड 6। नाउ अब क्या है सेक्शन 7 एंड 8। सेक्शन 7 एंड देखिए 5 एंड 6 बात करता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की। सेक्शन 7 एंड 8 बात करता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है ये। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? सिंपली जो सेक्शन 5 में हमने पढ़ा था ना, सेक्शन 5 में सेम टू सेम एज इट इज सेक्शन 7 में दे रखा है, बट डिफरेंस कहां है? यहां पे क्या था? इमूवेबल प्रॉपर्टी, और यहां पे क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, दिस इज द डिफरेंस। सो सिंपली सेक्शन 7 इतनी बात कर रहा है कि भाई आपका किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर एंटाइटलमेंट था, आपकी कार किसी ने ले ली आपसे, तो मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आपका एंटाइटलमेंट था ना, उसके लिए भी आप कहां जाओगे? यू हैव द राइट टू फाइल अ सूट अंडर सीपीसी। उसके लिए आप सीपीसी में जा सकते हो अगर आपका एंटाइटलमेंट था किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। सेक्शन 5 क्या बात करता है? इमूवेबल। ये तो बहुत सिंपल है। सेक्शन 8 क्या बात करता है? इसको देखिए। सेक्शन 8 सिंपली ये बात कर रहा है कि भाई आपकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन के पास जा चुकी है जो उसका ओनर नहीं है। possession of property by a person who is not the owner of that property। ये सेक्शन 8 बात कर रहा है। अच्छा, सेक्शन 7 में किसी पर्सन ने आपका लीगल राइट वॉलेट करा है आपसे प्रॉपर्टी लेके, उसमें कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी उसकी है जिससे छीनी गई है या उसकी है जिसने छीनी है, कोर्ट डिसाइड करेगा। सेक्शन 8 में पहले से ही ये चीज मेंशन है कि भाई जो भी पर्सन आपसे प्रॉपर्टी ले रहा है ना, वो उसका ओनर नहीं है। जो भी पर्सन आपसे प्रॉपर्टी ले रहा है ना, वो उसका ओनर नहीं है, पहले से ही डिक्लेयर हो रखा है। तो जो ओनर नहीं है उससे तो आपको प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। अब क्या बात कर रहे हैं सेक्शन 8? भाई वो जो ओनर नहीं है ना, जिसके पास आपकी प्रॉपर्टी, सपोज किसी कोई बुक है आपकी, सपोज ए के पास बी की एक बुक है, बुक बहुत ही लिमिटेड एडिशन है, लिमिटेड एडिशन नहीं मिल रही मार्केट में, बुक है ए के पास बी की, ए ने ले ली थी पढ़ने के लिए। अब ए तो उसका ओनर नहीं ना, अब ए मना कर रहा है कि नहीं दूंगा, बुक नहीं दूंगा, चाहो तो पैसे ले लो मेरे से, पैसे ले लो मेरे से। बी क्या कह रहा है कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बुक ही चाहिए, क्योंकि ये बुक बहुत प्रीशियस है, इट कैन नॉट बी काउंटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, दिस मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दिस बुक कैन नॉट बी काउंटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका ये बी गया कोर्ट में कि भाई मुझे तो क्या चाहिए, मुझे बुक ही चाहिए, मुझे बुक ही चाहिए। और जब ये कोर्ट में गया ये बोल के कि मुझे बुक ही चाहिए, तब कोर्ट क्या बोलेगा? किससे? ए से, कि नो, मैं आपको कंपनसेशन देना ऑर्डर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सामने वाली पार्टी को पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ बुक ही चाहिए। बताया था ना, रिलीफ इन स्पीशी, स्पेसिफिक रिलीफ इन स्पीशी की बात करता है, वही यहां पे बात कर रहा है। क्या? रिलीफ इन स्पीशी, इन स्पीशी मतलब स्पेसिफिकली वो ही चीज चाहिए जो मैं आपसे मांग रहा हूं, जो मैं आपसे मांग रहा हूं, मुझे वही चीज चाहिए।
इसीलिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट फोर्स में आया था। हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने ये समझा कि भाई जहां पे पार्टी दूसरी जिसका राइट वॉलेट हो रहा है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, सिर्फ कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए। वो चाहे तो स्पेसिफिक रिलीफ के साथ कॉम्पनसेशन मांग सकता है, बट ओनली कॉम्पनसेशन इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ कॉम्पनसेशन उसको नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए दैट पर्सन हैव अ राइट टू take that particular right, that means he have a right to file a suit under specific relief act for relief in specie, और जो मांगा है वही चाहिए। क्लियर हुआ? सो टुडे वी हैव अंडरस्टूड सम काइंड ऑफ ग्लिम्स ऑफ के व्हाट इज एसआरए। इसलिए एसआरए आया था इस चीज के लिए, क्योंकि रिलीफ इन स्पीशी चाहिए, कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए। सो दिस इज सम काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन बिहाइंड द एसआरए। गॉट इट? So thank you very much, and from this understanding, if you'll read SRA, then you'll get to know the essence behind the SRA. Today we have understood 5, 6, 7, 8 very important sections. Thank you very much. We'll meet in the further classes. Thanks a lot. Subscribe for more content.